आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं अभिषेक मिश्रा अभ्युदय बरेली से। आज का शीर्षक सुप्रीम कोर्ट एवं न्यायिक समीक्षा लेके। तो आइए जानते हैं पहले हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहता है। तो देखिए, संविधान के अगर भाग 5 अध्याय 6 की बात करें तो अनुच्छेद 124 से 147 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन, क्षेत्र, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। ये तो हो गई कंसेप्चुअल बात कि चलिए ठीक है, एक फैक्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। परंतु बड़ी व्यवस्था के अनुसार जिस कार्यप्रणाली के तहत आदरणीय सुप्रीम कोर्ट काम करता है वह जानना भी अति आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करने के लिए कॉपी पेन सब लेकर के बैठें और इस लेक्चर को बारीकी से समझते चलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की न्यायिक प्रणाली को समझने के लिए आपको ये पिरामिड स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये पिरामिड स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीज़ है ये पिरामिड स्ट्रक्चर? तो बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पिरामिड है इसमें नीचे वाइड इसका बेस है और साथ ही साथ ये ऊपर जा कर के एक सिंगल कोर्ट की ओर इशारा करता है जिसे हम प्यार से सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो सर नीचे मैनी सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर इस पिरामिड का जो बेस वाइड है उससे क्या मतलब है? तो आप समझिएगा कि 142 करोड़ की आबादी हो गई है हमारे देश की। जानते हैं ना, बिल्कुल जानते होंगे। तो क्या है कि अभी हर जगह सुप्रीम कोर्ट या एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अगर होती तो ये बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता। जैसे आपने थाने देखे होंगे, चौकी देखी होगी। क्या होता है, थाने या चौकी जो होते हैं वो किस पर्पज़ से बनाए जाते हैं? ताकि उनके आसपास में, ताकि उनके क्षेत्र में यदि कोई भी क्राइम होता है तो वो उस क्राइम को सबसे पहले जिस व्यक्ति के साथ हुआ है, पीड़ित है, वो रिपोर्ट करे, ताकि वो उस न्याय क्षेत्र में ले जा सकें जहाँ से उनकी चौकी के अंदर वो जुर्म हुआ है, उसको पर्टिकुलर कोर्ट में ले जा सकें। अब क्या होता है कि जिस तरीके से आपने पढ़ा है कि स्थानीय शासन होता है जिसके अंदर ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है ना, और आपकी नगर पालिका होती हैं, ऐसी आप समझ लीजिए कि न्यायिक प्रणाली का भी एकीकृत मॉडल होता है जो कि 3 चरण में है। जिसमें सबसे निचला चरण जो बात करता है वो आप अपने ज़िले में देखते होंगे, न्यायिक अदालत, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं सत्र एवं सिविल जज न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कोर्ट, और साथ ही साथ उसके नीचे भी कई सारे कोर्ट्स काम करते होंगे। तो ये किस लिए होता है कि आपके अगर एरिया में सबसे पहले कोई अपराध हुआ है तो आप नज़दीकी पुलिस चौकी पर उस अपराध के बारे में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट को दर्ज करवाएं। उसके बाद उस रिपोर्ट को दर्ज कराने के बाद में जब मामला आपके ऊपर शुरू हो तो वो अदालत में पहुँचे, ताकि उसके प्रायोजित तरीके से जो सही तरीका है उस तरीके से उस मामले पर आपको न्याय दिया जा सके। तो ऐसे छोटे मामले या जो भी अन्य आपके सबसे पहले क्षेत्र के मामले होते हैं वो सबसे सर्वप्रथम दर्ज होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में। और हाँ, इनको निचली अदालत कहने की गलती मत कीजिएगा। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि आदरणीय DY चंद्रचूड़ जी ने तो कई बार टोका भी है, साथ ही साथ ये मुद्दा कई बार आ चुका है कि ये निचली अदालत नहीं है, ठीक है, इनको आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बोलें, ठीक है। लोअर कोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर साउंड करता है, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट आप कह सकते हैं, ये भी बात महत्वपूर्ण है, इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। खैर, अब वापस आ जाइए, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले सपोज दैट किसी व्यक्ति के साथ में कोई अपराध हुआ, ठीक है। आइए थोड़ा सा न्यायिक प्रणाली पर चर्चा कर लेते हैं कि मान के चलिए ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। यदि मिस्टर एक्स के साथ किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है तो सर्वप्रथम मिस्टर एक्स क्या करेंगे? पुलिस को सूचना देंगे। सर किस माध्यम से देंगे? तो ये जा करके FIR दर्ज कराएंगे। FIR दर्ज कराने के बाद में या तो FIR जो होगी, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, या तो FIR किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ होगी, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं नोन, या हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना हो और जो अपराध हुआ है उस अपराध के विषय में इनको भी नहीं ज्ञात कि अपराध किसके द्वारा किया गया है। अब मान लीजिए आप तो रात में सो रहे थे, आपके घर में यदि कोई चोरी हो जाए तो आपने चोर को तो नहीं देखा, सुबह उठे आप और आपके यहाँ घर में सामान जो है वो आपकी नज़रों के सामने ओझल है, तो आपको महसूस होगा कि अवश्य कोई व्यक्ति अपराध करके गया है। तो ऐसे में आप जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे, वो किसके खिलाफ कराएंगे? अज्ञात के खिलाफ कराएंगे, अननोन के खिलाफ कराएंगे। उसके बाद क्या होता है बच्चों, FIR पर जो पुलिस होती है, ठीक है, पुलिस अपना काम शुरू करती है और पुलिस शुरू करती है इन्वेस्टिगेशन, जिसे चाहे आप अन्वेषण कह लें, जिसे चाहे आप विवेचना कह लें, या जिसे आप पुलिस का कार्य कह सकते हैं। बाद में क्या होता है बच्चों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में एक चार्ज शीट बनाती है, चार्ज शीट, या यूँ कहिए जो अपराध है जिसके बारे में जो भी तहकीकात करी है उस तहकीकात को रिपोर्ट बना करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। अब यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर एक जज साहब होते हैं और जो पीड़िता पक्ष है यानी कि आप कह सकते हो विक्टिम है वो होता है। और अगर ऐसी जांच के दौरान किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोई भी अपराध, ठीक है, जो कि दर्ज करे हैं, पुलिस विवेचना में नाम आए हैं, तो ऐसा एक व्यक्ति होता है जिसे डिफेंस कहते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है कि एक जज का काम क्या होता है, एक जज का काम होता है कि इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या अपराध हुआ। तो बेटा अगर जज साहब ने कोई फैसला सुनाया है तो 3 शर्तें हैं। सबसे पहले तो वो जिस क्षेत्र में चोरी हुई वहाँ के नज़दीकी पुलिस चौकी में दर्ज होगा। उस नज़दीकी पुलिस चौकी से उस न्याय अधिकरण क्षेत्र में पहुँचेगा, यानी उस जज के कोर्ट में पहुँचेगा जहाँ के लिए वो मैटर या जहाँ के लिए वो चौकी जो है वो लायबल है, उत्तरदायी है। उसके बाद अगर जज साहब जो फैसला दे देते हैं बच्चों, और अगर उस फैसले से दोनों में से कोई भी पक्ष सहमत नहीं है तो वो पक्ष ले जा सकता है उसको आगे अपील में। कहाँ ले जा सकता है? हाई कोर्ट के द्वार ले जा सकता है। हर राज्य के पास अपना हाई कोर्ट होता है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, और यदि हाई कोर्ट के फैसले से भी सहमत नहीं होते हैं तो अंत में आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ले जाया जा सकता है। तो ये भारत की एक प्रणाली है कि भारत में कोई भी अपराध के बाद है पुलिस जांच विवेचना करती है, उसके बाद नज़दीकी यानी कि सबसे पहले लोकल स्थानीय न्यायालय में दर्ज होता है, या आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले की पूरी सुनवाई के बाद यदि आप निर्णय से सहमत हैं तो ठीक है, आपका एक फैसला हो गया। और आप फैसले से नहीं सहमत हैं तो फिर आप हाई कोर्ट जाएँ, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएँ। हालांकि इसमें भी कैच है कि हाई कोर्ट से अपील में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाता। इसमें अनुच्छेद 133, 134 और 134A भी काम करते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाते हैं। परंतु एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। खैर, अब आइए आगे चलते हैं। तो देखने को ये मिलता है, सबसे पहले आप इस प्रक्रिया को समझिए। एक एरो ऊपर की ओर बनाइए और एक एरो नीचे की ओर बनाइए। सर ये क्या होता है? आप इस साइकिल को समझिए कि सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कौन से कोर्ट में जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी कि ये जो एस्केलेटर है, ये जो सीढ़ी है, ये इधर से ऊपर के लिए जाएगी, न्यायिक प्रणाली। और दूसरी तरफ जो आपने ये लोअर स्केल बनाया है, या लोअर नीचे की ओर आते हुए इंगित करते हुए जो तीर कमान बनाया है, इसको आप समझिएगा। ये बताता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो ऑटोमेटिकली सभी हाई कोर्ट पे मान्य होगा, एवं डिफरेंट हाई कोर्ट के नीचे जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आती है, उस पर लागू होगा। उदाहरण स्वरूप यदि अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज से राइट टू चॉइस है, यदि आप बालिग हैं, यदि आप वयस्क हैं, यदि आप 18 से ऊपर के हैं, 18 वर्ष के हैं, और यदि आपको किसी अपने से संबंधित व्यक्ति से शादी करनी है जो भी बालिग है और जिसको आप चूज़ करना चाहते हैं फॉर मैरिज के लिए, तो आप चूज़ कर सकते हैं। उसकी भी कंसेंट होना चाहिए। दोनों लोग अपनी कंसेंट से, अपनी चॉइस से चूज़ कर सकते हैं। तो ये बात कह दी तो बेटा सभी हाई कोर्ट के लिए ऑटोमेटिकली ये फैसला बाइंडिंग हो जाएगा, और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी ये फैसला बाइंडिंग हो जाएगा। अक्सर इसी को बोला जाता है स्टार डिसिसिस, जो कि आर्टिकल 141 में वर्णित है। सर ये स्टेरे डिसिसिस का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, जो भी फैसला होता है सर्वोच्च न्यायालय का। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर ये तो हम बेसिक कार्यप्रणाली समझ गए, परंतु हमें जानना ये सर कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है और क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि सबसे बड़े बिंदु की बात यह है कि इस पर भी सवाल उठ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनका चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी। और भारत में 99 संविधान संशोधन को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद सामने हुआ था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, 2015 में एक अंतिम केस के दौरान, जिसे चौथा जजेस केस भी कह सकते हैं, उस मामले को पलट दिया था, और साथ ही साथ कार्यपालिका को, विधायिका को न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने से बाहर कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपने ये चीज़ समझी, जानी, आप 3 स्तर समझ गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टे डिसिसिस कहता है, आप आर्टिकल 141 के तहत समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हाई कोर्ट की भी आपने संख्या देख ली, और आप बेहतर याद रखने के लिए इस दृश्य को याद रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 141 क्या कहता है? द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीसीडेंट, यानी कि मिसाल के सिद्धांत के नाम से भी। ठीक है, मिसाल का सिद्धांत, जो मिसाल सुप्रीम कोर्ट ने दे दी वो नीचे के सभी कोर्ट पर बाध्यकारी होती है। इसको ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपने बेहतर नॉलेज के लिए कोर्ट हायरार्की भी देख सकते हैं। ये जो हमारी सबसे निचली अदालतें होती हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, उसके अंदर तमाम तरीके के होते हैं। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, ये महानगरीय की बात करता है। सर ये महानगरीय क्या है? जहाँ पर कागज़ों के अनुसार 10 लाख की आबादी हो, ठीक है, जिस शहर में, वो मेट्रोपॉलिटन हो जाता है। परंतु ये मेट्रोपॉलिटन डिक्लेयर करना राज्य सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? आपके ज़मीन के विवादित, राजस्व के विवाद, ये सभी विवाद सुने जाते हैं। साथ में आपराधिक मामले सुने जाते हैं, क्रिमिनल सेशन कोर्ट। सबसे नीचे अदालत होती है जेएम सेकंड क्लास, फिर फर्स्ट क्लास, फिर इनके बाद सेशन कोर्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है हाई कोर्ट। भर्ती का भी आप देख सकते हैं कि भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो भर्ती होती है वो तो कॉलेजियम से होती है, परंतु जो निचली अदालतों की बात करें वहाँ पर पीसीएसजे नामक परीक्षा, जो उत्तर प्रदेश आपका आयोग है या अन्य राज्यों के आयोग हैं, वही कराते हैं राज्य के अनुसार।
और फिर आपकी जब वकालत को 7 साल हो जाते हैं तो आप HGS परीक्षा भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करिएगा कि आपने हमारी जुडिशरी के बारे में 3 चीज़ें जाननी हैं। सर आपने तीसरी वाली तो ब्लर कर दी है, क्योंकि पहले आप जान जाए पिरामिड सिस्टम होता है, यानी कि इसका वाइडर बेस होता है और उसके बाद ये नैरो होता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड होता है, एकीकृत होता है। सर एकीकृत इसलिए होता है कि निचली अदालत, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे, हाई कोर्ट के सभी फैसलों को मानती है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों को मानती है। तो ये प्रणाली जुड़ी हुई है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है तो वो आप खुद ही सुन लें। आज तक भारत में जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं उन्होंने हमेशा ही प्रयास करा है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर इंडिपेंडेंट न्यायपालिका के संबंध में बात कर सकें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात कर सकें। खैर ये तो ही बाकी बातें। अब इन सब बातों को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जुडिशरी कहाँ दिया हुआ है, क्या अवधारणा है, क्या संरचना है, इन सब बातों को थोड़ा महसूस कर ले। तो आप जानिए हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल 12 होता है। ठीक है, हाँ सर होता है। अब आप कहेंगे सर आर्टिकल 12 हमने अच्छे से कवर किया है। आर्टिकल 12 तो जुडिशरी की बात नहीं करता, आर्टिकल 12 कुछ 4-5 बातें करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संसद, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और राज्य का विधान मंडल। सर इसके अलावा स्थानीय निकाय की बात करता है। इसके अलावा सर अन्य की बात करता है। बच्चे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि किसी भी राज्य के अंदर कार्य करने के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं। उसमें से पहला है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये बात मॉन्टेस्क्यू ने कही थी। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। ये होता है लेजिस्लेटिव, जिसका मतलब होता है विधायिका। और ये आता है न्यायपालिका। सर आपने न्यायपालिका को यहाँ से बाहर क्यों रखा है जैसे, तो बच्चे समझिएगा एग्जीक्यूटिव का मतलब और लेजिस्लेटिव का पहले डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए इसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं विधि बनाने वाला। अब जो विधि बना ला अगर वो खुद ही पालन करने लगेगा तो फिर गंभीरता कहाँ रह जाएगी। विधि बनाने का काम तो ये है कि आप विधि बना करके दे दो और ये जो कार्यपालिका वाले भैया बैठे हैं ये विधि की जो भी नीतियाँ बनाई हैं, जो भी आपने कानून बनाया है उनका पालन करेगा। सर एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, PM एग्जीक्यूटिव भी हैं, CM भी एग्जीक्यूटिव है, DM भी एग्जीक्यूटिव है, सर पुलिस कांस्टेबल, सर टीचर, सब एग्जीक्यूटिव है। नीति बना के दे दी गई, कानून बना के दे दिया गया, पालन करिए। सर लेजिस्लेटिव कौन है, तो बेटा आपके MP, MLA, MLC, ये सभी लोग, विधायक, सांसद, ये विधि बनाते हैं। सर न्यायपालिका कौन है, इसके हायरार्की की बात हम कर चुके हैं। परंतु अनुच्छेद 12 में सर आपने जे को थोड़ा ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चे याद रखिएगा एक केस हुआ था नरेश मिराजकर केस में स्पष्ट तौर पे ये कह दिया गया था कि बेटा जब भी न्यायपालिका कोई भी जजमेंट या कोई भी न्याय करेगी तब वो आर्टिकल 12 की परिभाषा में नहीं आएगी। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर ये जो जे है इसको हम बॉक्स के अंदर कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा तो फिर ये कहेगा मैं तुम्हारे बराबर, तुम मेरे बराबर, हम में से तो कोई ऊंचा नहीं है, तो मैं तुम्हारी बात का पालन क्यों करूं। तो बेटा इसलिए हमने थोड़ी सी जुडिशियल सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए जे को बॉक्स से बाहर कर दिया है, क्योंकि न्यायपालिका का काम होता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को बार बार जांच और नियंत्रण करे, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करे। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके सर। और आर्टिकल 12 की तरह एक और आर्टिकल है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि सेम आर्टिकल 12 की तरह परिभाषित किया गया है कौन से आर्टिकल में, वो DPSP का शुरुआती आर्टिकल है। ठीक है, चलिए तो ये आप याद रखिएगा। अब खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ बेटा प्राकृतिक सिद्धांत होते हैं। सर ये प्राकृतिक सिद्धांत कैसे होते हैं, तो बेटा प्राकृतिक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि वे सिद्धांत जिन्हों की न्यायालय का हिस्सा हैं या नहीं है, परंतु जिनको न्यायालय डिनाई नहीं करता। सर कैसे डिनाई नहीं करता, जैसे आप जानिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक सिद्धांत का एक न्याय है कि कोई स्वयं के प्रकरण या वाद या केस में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता। मतलब ये कि मैं अपने आप ही गलती करूं और उस केस में खुद ही न्यायाधीश बन जाऊं, तो क्या मैं खुद को सजा दूंगा, नहीं दूंगा ना। तो जुडिशरी इस बात का विशेष ध्यान रखती है। इसीलिए आर्टिकल 12 के अंदर अंतर है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव का रोल प्ले नहीं करेगा, और अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का रोल प्ले कर भी रहा है तो वो कभी भी जुडिशरी का रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये इस सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा, न्यूमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ। ये याद रखिएगा। तो तीसरा क्या है, तीसरा है पिरामिड, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 124 के अंदर पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। तो याद रखिएगा बच्चों, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और जब तक संसद कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। पर सर अभी तो अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर कितने हैं, 33 + 1। ये सर अंतिम बार वही 2019 का जजेस नंबर
एक्ट के माध्यम से बनाए गए थे, ठीक है, जो भी है। तो बेटा याद रखिएगा कि भारत में देयर शैल यानी होगा ही होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा ही होगा, और साथ में क्या होगा कि उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इनको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बोला जाएगा। और याद रखिएगा कि हमने यहाँ पर जांच और नियंत्रण के सिद्धांत का पालन करते हुए, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस का पालन करते हुए इस बात का ध्यान रखा है कि जजेस अपनी संख्या को खुद निर्धारित नहीं करेंगे। इसके लिए वे संसद पर डिपेंड हैं, और संसद क्या करेगी कि संसद पर निर्भर है, संसद तय करेगी समय समय पर कि कितने चाहिए। हाँ, परंतु इसके लिए न्यायालय जरूर मांग कर सकता है, जैसे आदरणीय एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी ने मांग करी थी कि आप जजों की संख्या बढ़ा दीजिए। तो उसके बाद में आप सभी को पता है कि जजों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो याद रखिएगा, यानी कि 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के गठन की एवं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और साथ ही ये भी बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या, जब प्रारंभ हुआ था सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं बात करूं 28 जनवरी 1950, तो वहाँ पर 6+1 जजेस ही थे, 6+1, 6 अन्य जज एवं एक मुख्य जज, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। परंतु अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 33+1 है। चलिए, अब ये जान के चलिए कि जैसे आपने एक बार पढ़ा होगा कि कंपनी 1600 आगमन में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया, और उनके बनाए हुए प्रथम लॉ को बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। बिल्कुल ठीक सर, इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। पर बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट में भी बात करी गई थी कि 1773 में एक बिल्डिंग बनकर तैयार होगी जिसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाएगा, जो कि प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य दोनों देखेगी। लेकिन बच्चे याद रखिएगा, आज के वर्तमान समय का सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक कार्य नहीं देखता, केवल न्यायिक कार्य दिखता है। आपने पढ़ा होगा 1774 के अंदर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजे एमपी थे, ठीक है। ये सब इंग्लैंड के कोर्ट की अवधारणा पर काम करता था, परंतु उसे सुप्रीम कोर्ट कहना काफ़ी हद तक गलत होगा, ठीक है। बताता हूँ आपको आगे क्यों। साथ ही हमें देखने को मिले थे मद्रास और बम्बई में भी सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई थी 1800 और 1823 के अंदर किंग जॉर्ज तृतीय ने। तो आप कह सकते हैं कि सर नाम सुप्रीम कोर्ट है, परंतु ये तो प्रांतों के न्यायालय हैं। जी हाँ, अगर उस समय पर आप सुप्रीम कह रहे हैं तो कह सकते हैं कि उस राज्य या उस प्रांत या उस प्रोविंस के अंदर का सबसे सर्वोच्च न्यायालय, परंतु असल में ये नियर और मोर अबाउट हाई कोर्ट के तर्ज पे ही बने हुए थे। हाई कोर्ट ही क्या आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ कि 1935 में हमारे संविधान, जो कि तत्कालिक संविधान था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें यह भी प्रावधान बनाया गया कानून के अंदर कि एक फेडरल कोर्ट होगा, ठीक है, सारे मामले निपटा देगा। लेकिन हमारे पास उस समय पर फेडरल कोर्ट नहीं बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, हमने फेडरल कोर्ट नहीं बनाया। और हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट के अभाव के चलते सारी की सारी अपील जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के, ठीक है, यही कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के कोर्ट तक जाती थी, जो कि हाई कोर्ट की तरह थे, जिनको कहते सुप्रीम कोर्ट थे। परंतु उसके बाद उसमें कोई भी जो अपील होती थी वो जाती थी लंदन। सर लंदन जाती थी? हाँ बच्चे, बड़े बड़े इंडिया के टॉप लीडर्स, टॉप स्वतंत्रता सेनानी और बहुत सारे लोग थे, इनके लंदन में कई केसेस हुए थे प्रीवी काउंसिल के समकक्ष। तो प्रीवी काउंसिल जो होती है वहाँ पर ये इंडिया के फैसले दिया करती थी। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप आर्टिकल 393, 394, 395 तीनों आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा और बताइएगा किस आर्टिकल में प्रीवी काउंसिल का जिक्र है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का कार्य तो खत्म हो जाएगा, परंतु अभी प्रीवी काउंसिल जीवित रहेगा। इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलो, अब पहले हम इंडिया और यूएसए का थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया में एकीकृत मॉडल है। तो सर ये एकीकृत मॉडल क्या होता है? तो बच्चे अभी मैंने आपको एकीकृत मॉडल ये बताया था कि यहाँ से सीढ़ी गई। सीढ़ी का मतलब क्या था? सीढ़ी का मतलब ये था पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट में अपील कीजिए, आपको हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तब आप अंतिम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए। लेकिन साथ ही एकीकृत कैसे है? क्योंकि बच्चे जो भी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी वो सभी हाई कोर्ट पर लागू होती है और हाई कोर्ट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लागू होती है। परंतु आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ डबल सिस्टम चलता है। वहाँ जो 50 राज्य हैं उनके पास अपने 50 सुप्रीम कोर्ट हैं, जिनका खुद का संविधान है 50 राज्यों का, उनके पास खुद के झंडे हैं, उनके पास खुद का अपना एक कह सकते हैं कि ड्राफ्ट तैयार है कि कैसे न्यायालय काम करेंगे। जी हाँ, अमेरिका आपको पता होगा कब जन्मा है? 4 जुलाई 1776 को। कैसे जन्मा है? सर इसे फेडरेशन कहते हैं। 50 राज्य आ गया है और उन्होंने कहा कि चलो हम मिलके एक हो जाते हैं, एक फेडरेशन बनाते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये फेडरेशन बन गई। परंतु बच्चों समस्या इस बात की है कि यूएसए के अंदर जितने भी 50 के 50 ये जो स्टेट हैं, यहाँ अलग व्यवस्था है। यहाँ पे अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और अपने खुद के सुप्रीम कोर्ट हैं।
और जब भी बात संघवाद की आती है, जब भी फेडरल ढांचे की आती है, तब जाकर के यूएसए का फेडरल कोर्ट जो पूरे यूएसए को कंट्रोल करता है, 50 राज्यों पर कोई मामला है, संविधान से संबंधित है, तब जाके उस पर निर्णय समझा सकता है। वो भी उसकी शक्तियाँ उतनी लिमिटेड हैं क्योंकि राज्य अपने खुद के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानते हैं। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी है, राज्यों की नागरिकता अलग है और केंद्र की नागरिकता अलग है। सर ऐसा भी होता है? हाँ बच्चे, तो याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर इंटीग्रेटेड नहीं है। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग न्यायालय के नियम चलते हैं, हाई कोर्ट के अलग नियम चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट के राज्यों के अलग चलते हैं, केंद्र के अलग चलते हैं। परंतु हमारे भारत में बाबा साहब ने ऐसा नहीं करा। यदि हम ऐसा कर लेते तो फिर राज्यों के अंदर जो हमारे यहाँ संघवाद की अवधारणा है उसको भी जीवित रखना था। परंतु इंडिया क्वासी फेडरल है, पूरी तरीके से संघवाद प्रणाली के अंतर्गत कार्य नहीं करता। हम राज्यों को उतनी स्वतंत्रता हमेशा देने पर विश्वास रखते हैं जितनी स्वतंत्रता उनके लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। यदि ज़्यादा स्वतंत्रता दे देंगे तो फिर आप बेहतर समझ सकते हैं। अभी वर्तमान में 1-2 राज्य ऐसे हैं जो ज़्यादा स्वतंत्रता की आजमाइश कर रहे हैं, ज़्यादा स्वतंत्रता के लिए, भागीदारी के लिए जो है वो अपना हाथ भी रेस कर रहे हैं, परंतु ज़्यादा स्वतंत्रता देना उचित नहीं होता। संघवाद प्रणाली में जितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स चाहिए उतना ठीक है, कर रखा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, तो अमेरिका के बच्चे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होते हैं बट तीनों जगह लॉ सेम नहीं होता, प्रणाली सेम है। यहाँ सेम से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सेम का मतलब ये है कि डिज़ाइन सेम है, पैटर्न सेम है। सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, लेकिन याद रखिएगा कि कहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। तो बच्चे, इंडिया के अंदर सारे लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो हाई कोर्ट में चलेंगे, उन्होंने कह दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर ये सिस्टम नहीं है। अमेरिका के अंदर तीनों जगह पर भिन्न भिन्न कानून चलते हैं। प्लीज़ इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। ये अध्याय समझ में आपके आ गया होगा, मैं होप करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, आपको एक उदाहरण दिए देता हूँ कि अगर अमेरिका में किसी एक राज्य में चोरी हो गई तो आप जानते किसी एक राज्य में सेम चोरी को चोरी नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि गैम्बलिंग कहाँ वैलिड है, तो गैम्बलिंग लास वेगास नेवाडा में वैलिड है, लेकिन न्यूयॉर्क में वैलिड नहीं है। अब ये यूएसए के अंदर एक स्टेट है, तो क्या होता है बच्चों कि ज़्यादातर वहाँ पर लोग जुर्म करने से पहले अपने अपने वकील से राय ले लेते हैं, ठीक है। ये उदाहरण स्वरूप है कि किसी को कोई क्राइम करना है यूएसए के अंदर, तो वो पूछ लेगा वकील को फ़ोन करके, मैं किस राज्य में जा करके ये काम कर सकता हूँ, या मेरे को गैम्बलिंग करनी है, कैसीनो करना है। तो बच्चे ये चीज़ है अमेरिका के अंदर, बट इट इज़ नॉट अ सिस्टम इन प्रिवेलिंग इन इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप वकील का परामर्श अवश्य लें ऐसे संबंधित काम में। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर पिरामिड सिस्टम होता है, बाइडर वेस होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि उसके बाद में बेस कमज़ोर होता चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़्यादातर मामलों को देखता है। टोटल अगर सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो लास्ट रिपोर्ट के अनुसार 5 करोड़ प्लस केसेस पेंडिंग थे। सबसे ज़्यादा पेंडेंसी आप समझ सकते हैं किस न्यायालय के पास होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होगी, है ना, क्योंकि ज़्यादातर फर्स्ट अपीयरेंस कोर्ट वही होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या सिस्टम चलता है, तो हमारे यहाँ सिस्टम चलता है भैया लेडर सिस्टम। लेडर सिस्टम मतलब क्या, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो भाई डाउन टू यानी बॉटम टू टॉप जाएंगे तो ये पिरामिड पूरा करता है, और अगर हम टॉप से बॉटम आएंगे तो आर्टिकल 141 पूरा करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण भारत पर विधि, हाई कोर्ट राज्यों के लिए, और हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की बनाई विधि का पालन, व्याख्यात विधि का पालन या बनाए हुए या व्याख्या करे हुए कानून का पालन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सही वर्ड व्याख्या आएगा, ना कि विधि को बनाना। उसके बाद हमने पिरामिड को समझ लिया। आइए आपके लिए एक प्रश्न है, इसको दीजिए। इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड पिरामिड इज अबाउट, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आप दे चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं इसको आपको बता चुका हूँ कि कॉलोनियल एरा के समय पे क्या हुआ था कि अलग अलग जगहों पे सबऑर्डिनेट कोर्ट बनाए गए थे। उसके बाद आपको पता है कि फेडरल कोर्ट की संरचना करी गई थी, परंतु फेडरल कोर्ट सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। आइए हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट के पास में खुद की कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो पार्लियामेंट से ये कंट्रोल होता था। यहीं पर कोर्ट की बिल्डिंग थी, सर्कुलर हाउस बोलते थे। सुप्रीम कोर्ट की जो डिज़ाइन करी गई है वो गणेश भिकाजी देवललीकर जी ने करी गई है, ठीक है। ये सीपीडब्ल्यूडी के हेड थे, पहले इंडिया के सीपीडब्ल्यूडी के हेड, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे आज की डेट में पीडब्ल्यूडी कॉमनली आप जानते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता, भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक। और कंपोजिशन की अगर बात करें बच्चों, तो सबसे पहले जो एलिजे एमफे वाला था वो 1 से लेकर 4 था, लेकिन मैंने कहा ना उसको सुप्रीम कोर्ट दिखता है, लेकिन हाई कोर्ट कहना उचित होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं। और जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बना था तो 1+7 की अवधारणा के साथ में बना था, ठीक है। टोटल जजेस 7 थे। चलिए अब आप इसको देख लीजिए। अगर आप कभी भी देखेंगे ड्रोन से तो आपको कुछ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग दिखेगी। इसे बोलते हैं बेटा स्केल ऑफ जस्टिस। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर ये वाला, इस चीज़ को देखिएगा, आपको ये दिखेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का स्केल ऑफ जस्टिस मतलब कुछ इस तरीके का। ये
ये इसके डिज़ाइन की बात है। इसको इतना सुंदर बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है, इसे स्केल ऑफ जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना स्केल्स ऑफ जस्टिस। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में पहला केस कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट का पहला केस था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस पहले केस में कुछ खास बातें थी, वो ये थी कि आर्टिकल 21 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फंडामेंटल राइट में, जो कि ये कहता है कि दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को वंचित किया जाता है दैहिक स्वतंत्रता से, लेकिन कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, यानी एस्टेब्लिश्ड या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से। तो पहला A.K. गोपालन जी का केस गया था स्टेट ऑफ मद्रास में, इनको गिरफ्तार कर दिया था। आप समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप अगर कुछ बोलते हैं और जो कि नहीं बोलना चाहिए, राष्ट्रहित में नहीं होता, तो आपको उठा करके जेल में डाला जा सकता है, आपकी दैहिक स्वतंत्रता से आपको वंचित किया जा सकता है। तो ऐसा इन्होंने करा था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि देखिए उन लोगों ने आपको कानून के तहत ही, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया है, जो कि उचित है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहला मैटर था, ये आपको बताना ज़रूरी था। ठीक है, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर बात करें संख्या की, तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या कितनी थी? तो वही अभी हमने पीछे देखा, 7 + 1 8। उसके अलावा अगर हम करंट स्ट्रेंथ की बात करें तो 34, ठीक है, जजेस हैं, यानी 33 + 1। इसमें याद रखिएगा एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी के अंदर न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2008 में आया था सबसे पहले, मतलब 2009 के संशोधन से पहले। उसके बाद अंतिम 2019 के अंदर भी लागू कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि रंजन गोगोई जी की डिमांड पर, ठीक है, उन्होंने ये सुझाव दिया था, जिसको संसद ने मान लिया, और 124 में स्पष्ट तरीके से वर्णन किया गया है कि संसद ही जजों की संख्या को निर्धारित कर सकती है। खैर अब आगे आते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज में हम जाना चाहते हैं, यानी पार्ट 2 के अंदर एंट्री ले रहे हैं, और इस पार्ट 2 के अंदर एंट्री लेने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रिकॉल कर लें। ठीक है, ये रिकॉल कर लें कि हमारे इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लोकेटेड है, पूरे भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और इस सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठते हैं बच्चे? CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश। साथ ही याद रखिएगा हमारे यहाँ इंडिया की जो जुडिशरी है बच्चों, वो कैसी है? इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड, और साथ ही बच्चों कैसी है? कैसी है? पिरामिड है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एकीकृत है, स्वतंत्र यानी ऑटोनॉमस है, और पिरामिड प्रणाली पे काम करता है। हमारे यहाँ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, और टॉप अपीलेट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये कहाँ मेंशन किया गया है? तो बेटा ये भाग 5 अध्याय 6 अनुच्छेद 124 से 147 तक। अगर बात करें तो संविधान के तहत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब सेटअप किया था? तो आप कह सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग विनियमन अधिनियमन के अंदर जिक्र करा था कि 1774 में एक बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, जिसको बोला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कब किया गया? 28 जनवरी 1950। वर्तमान में जजों की संख्या की बात करें तो 33 + 1, यानी टोटल नंबर ऑफ जजेस 34 है। वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो 50वें नंबर के हैं, जिनका नाम क्या है? आदरणीय धनंजय यशवंत चंद्र चूड। ये बातें याद रखिएगा, ये कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इस बात को किसी भी सूरत हाल में मत भूलिएगा। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने के लिए चलते हैं आर्टिकल 124 के बारे में, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर CJI प्लस जजेस की भर्ती होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है कि जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है वहाँ पर। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किससे कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करने के लिए? तो वो कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, जिसमें से साफ साफ लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट किया जाएगा। अब इसी बात पर विवाद हो गया। विवाद इस बात पर होना ही था क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड का मतलब है कंसल्टेशन। अगर मैं इस वर्ड को आपको समझाने की बात करूँ तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको तेज बुखार है, कृपया करके आप जो है वो गर्म पानी पीजिएगा, परंतु आप घर पे आए और आपने गर्म पानी को इग्नोर किया, आपने सादा पानी भी नहीं, आपने ठंडा पानी फ्रिज से कर दिया। तो ये डॉक्टर की सलाह आप पर बाध्यकारी थी या नहीं थी? सर मानी या ना मानी मेरी मर्जी, ये तो सिर्फ सलाह थी ना, कंसल्टेशन थी डॉक्टर की। तो वैसे बेटा एक सवाल ये उजागर हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति को अगर कोई सलाह देते हैं
तो क्या वो सलाह बाध्यकारी है? और यदि वो सलाह बाध्यकारी है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल क्या है, किस हद तक बाध्यकारी है? फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करी जा रही है तो फिर तो चीफ जस्टिस इंडिया ही किसी को चुन लेंगे, किसी भी व्यक्ति को जिसको उनका मन चाहेगा। तो बेटा इन सभी सवालों के जवाब के लिए अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को पढ़िए। आर्टिकल 124 कहता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट of India consist of CJI and other number of judges at the parliament prescribes under the law. Every judge of Supreme Court appointed by the president in consultation of Chief Justice of India. तो ये बाध्यकारी या नहीं है, डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।